जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। कौन से एग्ज़ाम पैटर्न? CTET या जिसे आप लोग सीटेट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अभी तक इसके बारे में अनुमान लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम किस मंथ में होने हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले CBSE ने ये नोटिस एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो सीटेट एग्ज़ाम 2022 होंगे वो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में होंगे, ऐसा उस नोटिस में या नोटिफिकेशन में कही गई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है सीटेट, ये आने वाले दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो एग्ज़ाम की बात है कब होंगे। फ़िलहाल ये उनकी डेट पर छोड़िए, जब होंगे तब को तो आपको देना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम 2022 या यूं कहें कि सीटेट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी या विस्तृत जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि एक कोई युद्ध हो रहा है, ठीक, और सामने जो एक शत्रु सेना है, आप बिना हथियार के, ठीक, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना युद्ध की परिस्थितियों को जाने हुए आप अपनी शत्रु सेना अपोजिट में जो शत्रु सेना है उससे लड़ने के लिए आगे जा रहे हैं, सीना ताने बहुकाल से चले जा रहे हैं, लेकिन आपके पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न कोई भी शील्ड है, ढाल है। तो क्या आप सीना ताने चले जा रहे हैं, एक तीर आपके सीने पे लगेगी और आप जमीन पर धाराशायी हो जाएंगे। ठीक, तो वैसे ही एग्ज़ाम देने के पहले इस एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रेटजी, रणनीति आपको तय करनी होगी। आपको उसका सिलेबस समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा, एक एक चीज़ उसके बारे में जानना होगा। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम देने में आपको सहूलियत होगी। ठीक, तो सिलेबस की बात हम फिर कभी कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, कैसा इसका एग्ज़ाम आता है। तो इसको कौन सी संस्था कराती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। मान लीजिए बाई चांस किसी जूनियर ने पूछ लिया, किसी सीनियर ने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये परीक्षा जो होती है वो CBSE कराती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या हिंदी में कहें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक, ये तो बात हो गई कि कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन इस एग्ज़ाम को कराती है। अब अभी तक क्या होता था, जो एग्ज़ाम होते थे वो ऑफलाइन होते थे, ठीक, लेकिन जो 2021 और 2022 में शायद मुझे सही से डेट कंफर्म याद नहीं है, लेकिन नवंबर से जनवरी के बीच में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। तो यही मान के चलिए कि लास्ट 2021 और शुरुआत में 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन बेस्ड हुए थे। ठीक है, और ये पहल काफ़ी बढ़िया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड होती है। अब एक ऑनलाइन एग्ज़ाम के नाम से कई हमारे जो स्टूडेंट हैं, पेपर देने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो उनके मन में घबराहट सी आ जाती है कि जब पहली बार कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे तो कैसा होगा, उसमें कुछ चीज़ें हमको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसे ही अनेक प्रश्न उनके दिमाग में उठते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन देने जाएं तो बिल्कुल भी मत घबराएं। ठीक, क्यों? क्योंकि पहली बार जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जिस कंप्यूटर रूम में या जिस कंप्यूटर के सामने आप बैठेंगे, तो कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो वहाँ पे जो निरीक्षक होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं, मैम्स होती हैं, उनसे आप क्लियरली अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। ठीक, कौन सी प्रॉब्लम? क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बताएं मैम ये बता दीजिए, ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिस्टम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे हम पेपर के मोड को हिंदी करें, कैसे पेपर के मोड को इंग्लिश में करें, और कहाँ पे अपना रोल नंबर डालें, कुछ भी उससे संबंधित टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप क्या करें, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो रहते हैं, मैम्स या सर्स, उनसे आप बेफिक्र अपनी बात को कह सकते हैं। बाकी इतना सरल
जो पैटर्न बनाया जाता है वो काफ़ी सरल होता है कि एक चीज़ उसमें दी होती है, कैसे क्या करना है, आपको सिंपली टाइप करना है और आगे का इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको टाइप करना है, आगे का प्रोसेस खुद ही कंप्यूटर करता रहेगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका जो होगा कंप्यूटर बेस होगा, ऑनलाइन होगा, और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें आपको टिक करना होगा। दो बात यहाँ पे हो चुकी है कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, और जो मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और समय आपका 2.5 घंटा रहेगा। ठीक है, बोले तो 150 मिनट, क्वेश्चन भी आपको 150 रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, इसके लिए 150 मिनट दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। टोटल मार्क्स कहें या मैक्सिमम मार्क्स कहें तो 150 का होने वाला है। तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 या 150। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन से हिंदी या इंग्लिश के मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाइलिंगुअल पेपर ये होता है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बेफिक्र होकर तुक्का लगाइए, लेकिन अपनी समझ से लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक, क्योंकि हर काम तुक्के से नहीं होता है। तो ये निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मार्किंग सिस्टम क्या है कि 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब अगर आपका एक आंसर सही है तो उसके लिए 1 ही मार्क्स होंगे, ऐसा। अब बात करते हैं शिफ्ट की। तो भाई ये जो पेपर होता है 2 शिफ्ट में होता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में बेसिकली पेपर फर्स्ट होता है, जो प्राइमरी लेवल का होता है, जो लोग क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, और क्लास 6 to 8 के लिए सेकेंड शिफ्ट में होता है, वो जूनियर लेवल का होता है। ठीक है, जो 6 to 8, इन दोनों का पैटर्न अलग है, बाकी कुछ कुछ मिलता भी है, थोड़ा बहुत अलग भी है। तो प्राइमरी लेवल हो गया और एक जूनियर लेवल होगा। 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर, और पेपर 2 जूनियर लेवल का होता है, 1 to 5, और ये 6 to 8। आई होप ये इतनी बातें नॉर्मल आपको समझ में आई होंगी। अब अगर हम प्राइमरी लेवल के पेपर की बात करें तो CDP 30 नंबर की पूछी जाती है, मैथ्स भी 30 नंबर की पूछी जाती है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको सेलेक्ट करना होगा। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं ना, तो मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लिया और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश फिल कर दी या संस्कृत फिल कर दी, तो ये आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको अपने अनुसार कि इसमें कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, वही ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। EVS भी 30 नंबर की आती है। तो टोटल 1 2 3 4 5, और ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो फिर ये 30 नंबर की पूछी जाती है। लेकिन CDP में अगर बात करें तो पेडागॉजी जो आती है वो 15 नंबर की आती है। ठीक, ऐसे ही 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो लाइन बेस्ड होंगे, मतलब कि एक आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर दे दिया। ठीक, ऐसे होंगे। मैथ्स में भी 15 आपको कैसे मिलेंगे, 15 जो मिलेंगे वो आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक, क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, उनको सॉल्व करने होंगे। बाकी पेडागॉजी जो होगी वो 15 नंबर की होगी। ऐसे ही लैंग्वेज फर्स्ट में आपको इसके लिए लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको पेडागॉजी देखने को मिलेगी, पोएम्स भी देखने को मिलेंगी, जिनके क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको आपको आंसर देना होगा। ऐसे ही अगर इनको बोलें तो कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे इसमें, या गद्यांश और पद्यांश भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में भी। EVS में भी आपको 15 नंबर की पेडागॉजी देखने को मिलेगी। ठीक, 15 नंबर की पेडागॉजी देखने को मिलेगी, और 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पे 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप NCERT EVS की NCERT क्लास 3 to 5 अगर सही से एकदम मन से पढ़ते हैं तो 15 में से 15 भी मिल सकते हैं, 14 भी मिल सकते हैं, मतलब 10+ ही रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन घुमा दिया या थोड़ा सा बाहर से पूछ लिया तो आप अटक सकते, नहीं तो अगर 3 to 5 अगर EVS आपने ढंग से पढ़ी है तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। लेकिन अब एक बात है, अब क्या होते हैं ना कि जैसे रीजनिंग में आपने कथन और निष्कर्ष टॉपिक पढ़ा था, ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेडागॉजी में इसमें भी देखने को मिले थे पिछले एग्जाम में, इस बार भी अगर जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी मिलेंगे। ठीक, और जो क्वेश्चन की लेंथ होती है
वो क्या, क्वेश्चन की लेंथ जो होती है उसको इस बार बड़ा किया गया है। ठीक, तो इसलिए प्रिपेयर होके जाएं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। लेंदी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी रखे गए हैं। तो इनको आप ज़रूर तैयार करें, लेकिन ये आपको कब कंफर्म होगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अभी ये जो रिसेंटली हुआ है इसको तो ज़रूर से ज़रूर सभी शिफ्ट के पेपर हो सके तो देखिए, क्वेश्चन को समझिए कि कौन से क्वेश्चन को पुटअप करने के सिस्टम क्या है। ठीक, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन कितने पुटअप कर रहा है कि जिनका आंसर आप पढ़ के सिर्फ दे सकते हैं, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं, कथन निष्कर्ष वाले। ठीक, और जो प्रश्न की लंबाई देखेंगे वो थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रख के आप एग्ज़ाम अगर देंगे तो बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम आपका जाएगा। तो फिलहाल 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे प्राइमरी लेवल में। तो सीडीपी में बात कर ली, मैथ्स की बात कर ली, तो इन सब की पेडागॉजी भी बहुत ज़रूरी है पता होना। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, और मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप बेसिक आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फंस जाएंगे, अगर आपको बेसिक जानकारी है तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखिए, ऊपर जो अभी मैंने बातें बताई उनका भी ध्यान रखिए। ठीक, तो आगे अगर बात करें जो हमारा पेपर 2 होता है जूनियर लेवल का, तो उसमें भी 30 नंबर की सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 नंबर का और लैंग्वेज सेकंड भी 30 नंबर का, ये तो कंपलसरी है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते वक्त। लेकिन अगर आप साइंस साइड हैं तो आपको ये पेपर देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, मैथ्स एंड साइंस। और सोशल साइंस आपको कब देखने, जब आप आर्ट साइड के हैं। ठीक, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट अगर आर्ट साइड रहा है तो आपको क्वेश्चन पेपर में सोशल साइंस मिलेगा, नहीं तो अगर साइंस साइड है तो मैथ्स एंड साइंस मिलेगा। ये भी 60 मार्क्स की आएगी, ये भी 60 मार्क्स के पूछा जाएगा। और इसमें जो पेडागॉजी आएगी 20 नंबर की रहेगी और 40 मार्क्स आपके हिस्ट्री से रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से रहेंगे। जितने भी सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं उन सब से देखने को मिलेंगे। और इनको तैयार करने का सबसे ही अच्छा NCERT, अगर आपने 6 to 8 NCERT बेहतर तरीके से पढ़ी तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन मिस हो। ठीक है, 40 नंबर में पेडागॉजी आपको तैयार करनी पड़ेगी। बाकी इसमें भी मैथ 30 नंबर की, साइंस 30 नंबर की, और इसमें 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चंस रहेंगे नॉर्मल, और पेडागॉजी 10 नंबर की रहेगी। ठीक है, तो इन सब के लिए आप NCERT पर अपनी पकड़ मगर मजबूत बनाएं, क्योंकि जो NCERT भाई CBSE द्वारा ही पब्लिक होती है। ठीक, नहीं सॉरी, NCERT संस्था है, उसकी बुक एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। ठीक, तो NCERT बुक पे अगर आपकी पकड़ है तो आप इन सारे जितने भी सोशल साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आराम से कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोशल साइंस में आप ये धारणा बना के मत जाइए कि सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो थोड़ा लेंदी होंगे। ठीक, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत बदल रहा है, प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो CBSE बदल रही है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रख के जाइए कि कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना होगा, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, एग्ज़ाम के पैटर्न को ज़रूर समझें। अगर इतना आप करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे CTET में। ठीक, बाकी जहाँ तक मुझे लगता है हमने सारी जानकारी आपको रखी है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के बारे में, और एग्ज़ाम पैटर्न जो है CTET एग्ज़ाम का उसके बारे में। अगर कोई जानकारी आपको छूटी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इसका सिलेबस आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिलेबस पे डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा। मकसद था कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझाना कैसे एग्ज़ाम होता है। और ऑनलाइन के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। ठीक है, ऑनलाइन के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, क्योंकि ऑनलाइन नाम से कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, इसलिए बिल्कुल मत डरिए, आराम से जाइए,
एग्ज़ाम जब हो तो कंप्यूटर के सामने बैठकर जो भी इंस्ट्रक्शन हो उनको आराम से पढ़ के आप फॉलो करते जाइए और आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक, तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित। तो आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।